पल्स प्रेशर है, सर्कुलेशन। चारों में से इन दोनों सर्कुलेशन में सिमिलरिटी क्या है? कैपेसिटी है, पल्स प्रेशर है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस है, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेशन पर मिनट, जो दोनों में होना चाहिए। सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी होना चाहिए, पल्मोनरी में भी होना चाहिए। कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं? हाँ बेटा, विच वन इज करेक्ट? आज समझो बेटा, कौन सा करेक्ट है? बैठ बैठ, सी। एक जना ये बता दो, एक जना बी बता दो, एक जना सी बता दो, एक जना डी बता दो। सपोज ये आपका हार्ट है और ये हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज आयोटा। आपको याद होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। किसमें जाता है? और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कल मैंने पढ़ा था विच इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल कैपेसिटी तो बराबर नहीं होगी, सब याद के हुए थे, टोटल कैपेसिटी तो नहीं होगा। पल्स प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर होता है, तो प्रेशर भी तो बराबर नहीं होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, पेरिफेरल सिर्फ सिस्टमिक में होता है, पल्मोनरी में ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में, तो ये भी नहीं होगा। बट दोनों चैम्बर से निकलने वाला वॉल्यूम इक्वल होगा। इट विल बी ना पल्मोनरी और इट विल बी ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बड़ा आसान था, ट्यूसडे को तैयार रहना। बराबर एमसीक्यू बना रहा हूं मैं आपके साथ। नेक्स्ट ट्यूसडे, कल नहीं, 1 वीक होने के बाद, 10 डेज होने के बाद। कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट के चक्कर में छुट्टी मत मारना आप लोग, कल तक तो कुछ कंटेंट ही नहीं हुआ। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट किया था, कंडक्शन सिस्टम। बाकी कल जो पढ़ा सबको आता है? श्योर? किसी से पूछा जा सकता है? What is the diameter of left atrioventricular wall? Left atrioventricular wall diameter 7 to या 4 to 6? Left atrioventricular wall diameter 4 to 6 centimeter square. Sit down. Right atrioventricular 7 to 9. Which is the largest wall? Tricuspid. Which is the maximum pressure chamber? Left. आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, left ventricle. Which is the chamber responsible to receive blood from pulmonary vein? Which chamber of the heart are responsible to receive blood from pulmonary vein? Left atrium. Which are the chamber responsible to give blood to the lungs? Right ventricle. Which is the hormone responsible to stretching of ventricle? VNP, ventricular natriuretic peptide. What is the normal level of ANP? 22 से 27 picogram. It's good. What do you mean by Takayasu syndrome? Aortic arch में inflammatory process या aorta में? Which is the longest aorta? Abdominal. कौन सा? Okay, very good. जो लकी होता है उसको मौका मिलता है। कल पूछूंगा, नेक्स्ट आज पढ़ाएंगे। ओके फाइन, कंडक्शन सिस्टम को कैरी करते हैं। मैंने कहा था एक नेटवर्क होता है, specialized muscle cell found in the heart wall send signal to the rest of the heart, can cause contraction. Simply, suppose this is your heart. Again, we have 4 chamber, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Superior vena cava, inferior vena cava. सबसे पहले बच्चों एसे नोड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहला एलिमेंट है एसे नोड। इसको हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर। एसे नोड आल्सो नाउन एज साइनोएट्रियल नोड। अब एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं कि एसे नोड एग्जैक्टली लोकेटेड कौन सी कार्डिक मसल में होता है? एसे नोड कौन सी कार्डिक मसल में लोकेट होता है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। क्योंकि कंडक्शन सिस्टम यदि आपका मायोकार्डियम है तो एसे नोड भी कहां होगा? मायोकार्डियम। ओके फाइन, अब एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें, दैट इज जस्ट नियर टू द सुपीरियर वेना cava या राइट साइड ऑफ द सुपीरियर वेना cava. There's a location that is your SA node. SA node. अब इस SA node को कई सारे नाम से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। मैंने कहा पल्स रेगुलेटरी सेंटर। अब इंपल्स कहां से जनरेट होता है? SA node से। कहां से होते हैं? SA node से AV node, AV node से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से फ्रीक्वेंसी फाइबर, देन योर हार्ट इज कॉन्टैक्ट और रिलैक्स। तो यदि आपका SA node से इंपल्स जनरेट होना बंद हो जाएगा तो पल्स भी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो पल्स रेगुलेटरी सेंटर एग्जाम में पूछते हैं, कई सारे बच्चे लिखे आते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा को कार्डिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, सॉरी रेस्पिरेटरी सेंटर कार्डिक सेंटर, बट पल्स रेगुलेटरी सेंटर पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? SA node। नेचुरल पेसमेकर पूछेंगे तो क्या लिखोगे? SA node। देन इनिशिएट ईच हार्ट बीट, मतलब ऐसे नोड से यदि आपके इंपल्स नहीं जनरेट हो रहे हैं तो हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया, इंपल्स कौन जनरेट करेगा? एवी नोड। कौन करेगा? बट नॉर्मल हार्ट बीट नहीं होगा, हार्ट वर्किंग बट डज नॉट इफेक्टिव, काम करेगा हार्ट बट इफेक्टिव काम नहीं करेगा। तो इनिशिएट ईच हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट शुरू करता है ऐसे नोड। इट इज लोकेटेड जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना cava और राइट एट्रियम। ये आपका सुपीरियर वेना cava है, ये राइट एट्रियम है, दोनों के बीच का जो जंक्शन है यहाँ पर राइट साइड में कौन लोकेटेड होता है? ऐसे नोड। देन
जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स 60 to 100 पर मिनट। अब एक मिनट में जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं इनटू द एट्रिया, और ये इंपल्स लगभग 60 to 100 पर मिनट के हिसाब से रिलीज होते हैं। मैं कह सकता हूं मैक्सिमम इंपल्स जनरेटेड एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। सबसे ज्यादा चारों एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, एसए नोड, एबी नोड में 40 to 60 बताऊंगा, बट सबसे ज्यादा या मैक्सिमम इंपल्स जनरेट करने वाला एलिमेंट पूछेंगे तो भी आपको आंसर क्या लिखना है, एसए नोड। अब ये एसए नोड जो है एटीएम इंपल्स को जनरेट करता है। द नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंपल्स जनरेट बाय द एसए नोड। तो एक तो आपको याद रखना है एसए नोड को कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। फिर पूछेंगे कि एसए नोड या पल्स रेगुलेटरी सेंटर किसको कहते हैं, दैट इज द एसए नोड। या पूछेंगे कि नॉर्मली एक मिनट में कितने इंपल्स जनरेट करता है, 62। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू है। कंट्रोल बाय द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अब इस एसए नोड को कंट्रोल करने का काम सिंपैथेटिक नर्व और दूसरी तरफ कौन करता है बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक इंपल्स को जनरेट करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स को जनरेट करवाना कम करेगा। तो जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी तो पैरासिम्पैथेटिक काम करने लगेगा, कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देगा। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, वन लाइनर बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे यहां पर। पल्स रेगुलेटरी सेंटर, मैक्सिमम इंपल्स, लिखा सभी ने? It's on everyone. Okay, fine. Now next, AV node, atrioventricular node, Escroft-Tauer node. AV node की हम बात करें तो जो एटीएम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द हार्ट, और इसको कहते हैं डॉर्सल एस्पेक्ट। तो लोकेटेड एट द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेंटर ऑफ द हार्ट, इज कॉल्ड, दैट इज अ AV node. AV node, atrioventricular node, also known as Escroft-Tauer node. इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन, 3 स्टार लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। दैट इज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन इसलिए बोलते हैं जब एसए नोड काम नहीं करता है। जब एसए नोड काम नहीं करता है, जैसे अभी आप काम नहीं कर रहे हो, एसए नोड काम नहीं करता तो एवी नोड क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है। क्या करता है, इंपल्स। जैसे आपके ब्रेन में थैलेमस को रिले सेंटर कहते हैं। ब्रेन में थैलेमस को क्या कहते हैं, रिले सेंटर। और कंडक्शन सिस्टम का जो रिले सेंटर होता है दैट इज अ एवी नोड। कौन होगा, इफ योर एसए नोड डज नॉट हैव वर्किंग कैपेसिटी तो एवी नोड जनरेट इंपल्स। कौन जनरेट करेगा, एवी नोड। तो मैंने यहां पे मेंशन किया, कभी एग्जाम में पूछते हैं रिले सेंटर के नाम से। देन लोकेटेड इन लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, रिसीव इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द एसए नोड। अब ये क्या काम करेगा, जो एसए नोड ने एटीएम इंपल्स को जनरेट किया इसको वापस रिसीव करने का काम करेगा और फर्दर बंडल ऑफ हीट्स को दे देगा। दैट इज अ वर्क अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट या 40 to 60 इंपल्स पर मिनट। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला पैरामीटर्स है। एसए नोड ने कितने सीक्रेट किए, 60 to 100, और उससे थोड़ा कम अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ये कौन जनरेट करा, दैट इज अ एवी नोड। तो जरूर लिखिएगा एस्कॉफ्ट-टाउर नोड, रिले स्टेशन, लोकेटेड ऑन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम। प्लीज राइट फास्ट। तो एवी नोड और एसए नोड दोनों क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, एसए नोड। मैक्सिमम इंपल्स कौन जनरेट करता है, पल्स रेगुलेटरी सेंटर कौन होता है, नेचुरल पेसमेकर कौन होता है, ओके फाइन। देन रिले सेंटर, एवी नोड। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस बंडल ऑफ हीट्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हीट्स। एक्चुअली बंडल ऑफ हीट्स जो है, जैसे एवी नोड से इंपल्स आगे जाएगा तो 2 बंडल ऑफ हीट्स होता है। वन इज कैरी इंपल्स टुवर्ड राइट साइड, जिसको राइट बंडल ऑफ हीट्स कहते हैं। वन वुड रिस्पांसिबल टू कैरी इंपल्स लेफ्ट साइड, जिसको लेफ्ट बंडल ऑफ हीट्स कहते हैं। लेफ्ट बंडल ऑफ हीट्स, देन राइट बंडल ऑफ हीट्स, राइट बंडल ऑफ हीट्स। और इस बंडल ऑफ हीट्स की सबसे खास बात है,
does not participate any kind activity of the heart. सिर्फ इंपल्स को फ्रीक्वेंसी फाइबर को देने का काम करता है, तो वर्क एज ए pathway to transfer impulse from AV node to the frequency fiber. बाकी ऐसे नोड है, ऐसे नोड एटीएल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेगा. AV नोड है, इंपल्स को जनरेट भी कर रहा है, वेंट्रिकल को भेजने का काम कर रहा है, बट बंडल ऑफ हिस्स है सिर्फ इंपल्स को फ्रीक्वेंसी फाइबर तक ट्रांसफर करने का काम करता है. लोकेटेड एट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स 40 पर मिनट. अभी आपने पढ़ा था 40 to 60, और बंडल ऑफ हिस्स है लगभग 40 इंपल्स पर मिनट के हिसाब से आगे ट्रांसफर करने का काम करेगा. आप लिख सकते हो न्यूट्रल एलिमेंट, यहां ऐड कर देना बच्चों. न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट पूछेंगे तो आपको लिखना है एवी बंडल ऑफ हिस्स, या सिंपली लिख सकते हो बंडल ऑफ हिस्स. न्यूट्रल एलिमेंट, इट्स ओवर. वॉइस कैसे हो रहा है? नेक्स्ट चले, ओके लिख लीजिएगा. आवाज से करना. लिखा सभी ने? Now next one, fourth element. There's a Purkinje fiber. जिसको हम कह सकते हैं टर्मिनल पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम. टर्मिनल वर्ड कहीं पर भी आता है जो लास्ट पार्ट, दैट्स द लास्ट पार्ट. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट इलियम होता है, कौन होता है? इलियम होता है. ठीक उसी तरीके से कंडक्शन सिस्टम का लास्ट जो एलिमेंट है दैट्स द Purkinje fiber. मायोकार्डियल सेल सिमुलेटेड कॉजिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, रेट बिटवीन 20 to 40. आप इस इमेज में देखिएगा, राइट बंडल ऑफ हिस्स जो है इसने इंपल्स दिया राइट Purkinje फाइबर को, और राइट Purkinje फाइबर पूरे वेंट्रिकल के सराउंडिंग है. लेफ्ट वाले बंडल ऑफ हिस्स ने इंपल्स दिया लेफ्ट Purkinje फाइबर को, और Purkinje फाइबर का काम होता है वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना. ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट किया, एटीएम कॉन्टैक्ट हो गया. फिर एवी नोड इंपल्स को बंडल ऑफ हिस्स को दिया, बंडल ऑफ हिस्स ने Purkinje फाइबर को दिया. अब Purkinje फाइबर जैसे इंपल्स पहुंच रहे हैं तो वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन. राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको दे रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. लेफ्ट वाला किसको दे रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो मैंने मेंशन किया यहां पर अराउंड 20 to 40 जो है इंपल्स पर मिनट ट्रांसफर होता है बाय द Purkinje फाइबर. राइट इट एवरीवन. इतनी जल्दी बोतल खाली कैसे बेटा? भराई नहीं, भरी हुई है. लास्ट में नोट करके लिखना, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज ए मेडुला ऑब्लिंगेटा. कार्डियोवास्कुलर सेंटर पूछे तो यू कैन राइट मेडुला ऑब्लिंगेटा. इट्स ओवर. एक बार इसको इजी वे में अपन एक बार रिव्यू करते हैं. Again, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, superior vena cava, inferior vena cava, pulmonary artery और aorta. पहला एलिमेंट हमने देखा दैट इज अ एसी नोड. कौन सा बच्चा? एसी नोड, जिसका दूसरा नाम क्या है? पेसमेकर. क्या बोलते हैं? दैट इज अ नेचुरल पेसमेकर. और एसी नोड का लोकेशन आपको बताया, दैट बी लोकेटेड बिटवीन, बोल सकते हो सुपीरियर वेना कावा और राइट, या एट नियर टू द सुपीरियर वेना कावा. दैट इज योर एसी नोड. और एसी नोड को हमने कहा था दैट इज अ पल्स रेगुलेटरी सेंटर. और एसी नोड कितने इंपल्स को जनरेट कर रहा है? 60 to 100 पर मिनट के हिसाब से. दैट इज द नेक्स्ट वन, एवी नोड. कौन सा है? एवी नोड, जिसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉफ टावरा नोड. एस्कॉफ टावरा नोड. और ये कहां होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के डोर्सल एस्पेक्ट पे. दैट इज एस्कॉफ टावरा नोड. अब ऐसे नोड ने इंपल्स एटीएम में जनरेट किया, एवी नोड ने रिसीव किया, फिर फर्दर जनरेट कर दिया 40 to 60 इंपल्स पर मिनट के हिसाब से. और फर्दर इसने किसको भेज दिया? बंडल ऑफ हिस्स. किसको भेजा? बंडल ऑफ हिस्स को भेजा. और बंडल ऑफ हिस्स फर्दर दो में डिवाइड होता है, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्स को मैंने कहा था दैट इज अ न्यूट्रल एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट बच्चों? न्यूट्रल एलिमेंट होता है. और इंपल्स कितना जनरेट होता है? 40 पर मिनट. कितना होता है? 40. फिर जो फर्दर ये ट्रांसफर करता है Purkinje फाइबर, किसको देता है? Purkinje फाइबर. और Purkinje फाइबर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है राइट Purkinje राइट वेंट्रिकल के सराउंडिंग, लेफ्ट Purkinje लेफ्ट वेंट्रिकल. और अराउंड जो है 20 to 40 इंपल्स को पर मिनट जनरेट करता है. दैट एलिमेंट वी कैन से टर्मिनल एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट होता है? टर्मिनल एलिमेंट. और पूरे सिस्टम को चलाने का काम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व करता है. आगे समझ में? ओके फाइन. नेक्स्ट कैरी करते हैं. नेक्स्ट कार्डिक साइकिल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कार्डिक साइकिल, series of electrical and mechanical events occur cyclically from beginning of the one heartbeat to the beginning of the next heartbeat.
जैसे नॉर्मल कहते हैं कि वी हैव 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स, बट एक बीट का जो नॉर्मल ड्यूरेशन हम कहते हैं 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, और लगभग 1 मिनट में, 1 मिनट मींस अराउंड 60 सेकंड में 72 टाइम्स योर हार्ट इज बीटिंग। तो जो कार्डियक साइकिल है, एक बीट से नेक्स्ट बीट के बीच का ड्यूरेशन, और इसमें 3 इवेंट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियम कांटेक्ट हुआ, ब्लड किसमें गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कांटेक्ट हुआ, चैम्बर खाली हो गया, और लास्ट इवेंट है दोनों का रिलैक्सेशन, तो ब्लड दोबारा भरेगा। तो बहुत इजी वे में एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसे मैंने यहां पर लिखा है। फर्स्ट एलिमेंट से पहले कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड। वैसे ज्यादातर एग्जाम में सीधा पूछते हैं, मैं आपको कुछ एमसीक्यू पूछूंगा यहां पर, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना समझना है। जैसे मैंने कहा 0.8 सेकंड वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। वन कार्डियक साइकिल मतलब एक पूरा इवेंट जिसमें एट्रियल सिस्टोल भी है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी है, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी है। एट्रियल सिस्टोल हम पढ़ेंगे 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ेंगे 0.3 सेकंड, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ेंगे 0.4 सेकंड। तीनों को जब जोड़ते तो कितना होता है? 0.8 सेकंड। जैसे मैंने यहां मेंशन किया है एट्रियल सिस्टोल, सपोज ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, हार्ट का पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एंड ड्यूरेशन इज 0.1 सेकंड। मतलब जब एट्रियम आपका कंट्रोल हो है, स्पेशली सिस्टोल का मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको ड्यूरेशन लग रहा है 0.1 सेकंड। मैंने मेंशन किया है एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग, एट द सेम टाइम वेंट्रिकल क्या होगा? रिलैक्स। और जैसे ही आपका एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड किसमें एंटर करेगा? वेंट्रिकल। तो एटीएम का कॉन्ट्रैक्शन होना हुआ, वेंट्रिकल का रिलैक्स होने हुआ। वेंट्रिकल आर रेडी टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द एटीएम, वेंट्रिकल आर रेडी टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द एटीएम। तो जैसे आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एंटर करेगा वेंट्रिकल में, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं? मतलब जिस समय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सेम टाइम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, तो ड्यूरेशन कितना लगा? 0.1 सेकंड। देन नेक्स्ट इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। सेम कंडीशन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा एटीएम रिलैक्स होगा। कौन रिलैक्स होगा? एटीएम। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एटीआर रिलैक्स। भाई पहले एटीएम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एटीएम रिलैक्स हुआ, और द ड्यूरेशन इज 0.3 सेकंड। बट व्हेन बोथ आर रिलैक्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, द ड्यूरेशन इज 0.4 सेकंड। आई हैव मेंशन एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये तो आप कर भी लोगे, आप सबको आता भी है और इजी टू रिमेंबर है। बट कभी कभी आपके सामने एक सिचुएशन देंगे कि पेशेंट का हार्ट बीट 80 है, या पेशेंट का हार्ट बीट 70 है, या पेशेंट का हार्ट बीट 96 है, तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा? देन यू शुड काउंट इट। मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो सबको बता कि वन कार्डियक साइकिल डज 0.8 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल भी बता दोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बता दोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बता दोगे। लिख लिया? हां, फास्ट फास्ट लिख लिया बेटा। कल खूब एंजॉय किया है? और प्रोग्राम के बाद भी एंजॉय किया है? अभी स्टेज पे आया तो मुझे महसूस हुआ है ना, नहीं जरूरी ऐसे इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपको हिंट दे देता हूं, 28 जून 28 जून को जैन सिंह का बर्थडे है ना, और पीछे फोटो लगे दिख रहे होंगे, फर्स्ट फाउंडेशन, सेकंड फाउंडेशन, थर्ड फाउंडेशन, मेगा शो होता है ना। टाइम ले तो जरूर देखना, अभी आने वाला अपना 9th फाउंडेशन होगा, 9 साल पूरे होंगे है ना, और 9th फाउंडेशन को एक मेगा इवेंट होगा ऑडिटोरियम में, ज्यादातर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में होता है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम देखोगे ना, सारी फैसिलिटीज वही होती है, और उसमें डांस, सिंगिंग, स्किट, मॉडलिंग, मिमिक्री, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। और एज ए स्टूडेंट बच्चों के पास इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो उसके कॉस्ट्यूम का जो भी एक्सपेंडिचर होगा जैन से खुद वहन करता है ना, और बच्चों को ना मन से पार्टिसिपेट करना उसमें। कभी मॉडलिंग नहीं किया तो सपना पूरा कर लेना, डांस नहीं किया तो कर लेना है ना। तो बड़ा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का रिहर्सल, कोरियोग्राफी लगभग हम लोग 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इवेंट का पूरा प्रपोजल आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबी को खोना मत, है ना। और 28 जून को आज से रिजर्व करके रखना, उस दिन कोई छुट्टी पे नहीं रहा, 28 जून को पेपर भी नहीं होगा और कोई आपको छुट्टी भी नहीं लेना है। और इस बार अपना स्कूल का स्टाफ भी आएगा वहां पर, तो आपको स्कूल के टीचर से मिलने का मौका मिलेगा कि जैन सी ब्राइट फ्यूचर स्कूल के कौन कौन मेंबर है, ठीक है। ओके फाइन। मैंने रिसेंटली कुछ पिक डाले थे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे देखे होंगे आपने, है ना। पिछले नॉर्सेट के पिछले फाउंडेशन डे पे हमने कमिटमेंट किया था स्कूल का और स्टार्ट कर दिया। इस फाउंडेशन डे पे आपको एक और सरप्राइज देंगे, और जैन सी नया क्या कर रहा है वो फाउंडेशन डे पे बताएंगे आपको, है ना। हर साल एक टास्क और एक काम, और उसका प्रॉमिस आपसे करते हैं और नेक्स्ट सेशन तक उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इस फाउंडेशन डे पे कुछ प्लान कर रहे हैं, है ना। अब इसका फॉर्मूला है जो हम कैसे कार्डियक साइकिल को काउंट करते हैं, पहले आप समझिएगा। इफ हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, ध्यान से सुनिएगा। इफ योर हार्ट रेट, एवरीबॉडी हैव 72 बीट्स पर मिनट, इफ योर हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज सेकंड डिवाइडेड बाय बीट। अब सेकंड 1 मिनट में कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? और हार्ट रेट आपके पास कितना है? 72। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज सेकंड डिवाइडेड बाय बीट्स। द सेकंड अपने पास कितने हैं?
60 और 60 सेकंड में बीट कितना है 72, 60 डिवाइडेड 72 तो आपका ड्यूरेशन कितना मिल रहा है 0.8 सेकंड। ये तो सबको आता है। अब एग्जामिनर क्या करता है बीट बदल देता है। फॉर्मूला आपको पता होगा ना, वो कभी कभी 72 के 80 लिख देगा, कभी 90 लिख देगा, कभी 60 लिख देगा, कभी 45 लिख देगा। तो आपको काउंट करना, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अपन। कार्डिक साइकिल को काउंट करने का जो ड्यूरेशन का जो तरीका है, इफ हार्ट रेट इज 70 बीट्स पर मिनट और आपको काउंट करना कि कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा, तो सेकंड और हार्ट रेट को डिवाइड करना है। सेकंड आपके पास फिक्स है, 1 मिनट में 60, हार्ट रेट दिया होता है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ड्यूरेशन 0.8 समथिंग सेकंड पर बीट देखने को मिलेगा। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इफ हार्ट रेट इज 90 बीट पर मिनट, सब सभी काउंट करेगा, यदि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 90 बीट्स पर मिनट है, तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज हाउ मच? मोबाइल मत यूज करना, 0.33 और काउंट करो। हाँ यस, और किसने काउंट किया? इफ योर हार्ट रेट इज 90 बीट्स पर मिनट, द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 60 डिवाइड 90 बराबर 0.6। निकाला सभी ने? वेयर इट इज? पड़ोसी को देख के तो नहीं बता रहे हो? हाँ गुड 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 गुड, हाँ बेटा कहाँ निकाला, वेरी गुड। 0.66 सभी का ये आ रहा है। और ऐसा एग्जाम में एमसीक्यू अगर कर लोगे, आपको हार्ट रेट दिया होगा और कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन निकालना होगा, तो आपको अच्छे से पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, जो हार्ट रेट को डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगा वो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन होगा। लिख लिया सभी ने? Okay, now next, blood flow. Finish? Now next we are going to see blood flow. Exactly आपके हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे ट्रेवल करता है, we are going to see. हार्ट का शेप कैसा होता है? कौन से पोजीशन में लोकेटेड होता है? हाँ भूलना मत, ये याद मत कर लेना। कौन शेप याद रखना? ऑब्लिक पोजीशन याद रखना। There is a superior vena cava again, inferior vena cava, then your right atrium, then right ventricle, left atrium, left ventricle. ट्राइकस्पिड वॉल कल पढ़ा, कितने कस्पस होते हैं बच्चों? 3। बाइकस्पिड में? वेरी गुड, ट्राइकस्पिड वॉल या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, देन बाइकस्पिड वॉल या लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल या फिर माइट्रल वॉल। मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल कौन सा होता है? माइट्रल वॉल। देन दैट इज अ पल्मोनरी या सेमी लुनार वॉल, that again consists of 3 cuspes, aortic wall या semi lunar. Okay fine, then there is pulmonary artery, नंबर में कितना होता है बच्चों? 2. Okay, then we have 2 lungs, that is your lungs. Then pulmonary vein, that is a pulmonary vein, number में 4. Then that is aorta. अब ब्लड फ्लो की बात करते हैं, एग्जैक्टली आपका हार्ट में ब्लड फ्लो ट्रेवल कैसे करता है। उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, लंग्स जो है, लंग्स का काम है प्यूरिफाई ब्लड। क्या काम है? प्यूरिफाई ब्लड। और ये प्यूरिफिकेशन जो होता है बाय डिफ्यूजन एग्जाम का एमसीक्यू बच्चों। डिफ्यूजन का मतलब होता है द सब्सटेंस, द सॉल्वेंट, द पार्टिकल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यदि मूव करता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन को ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन टू हाई को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जैसे ही आपके लंग्स में जब ब्लड एंटर करता है, तो राइट साइड ऑफ हार्ट आर रिस्पांसिबल टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड जब लंग्स में आता है तो इसमें ज्यादा कौन होता है? CO2 ज्यादा कौन होता है? और CO2 हाई कंसंट्रेशन टू, लंग्स में CO2 कम होता है, लंग्स में ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा? लो कंसंट्रेशन। मतलब जैसे ही लंग्स में ब्लड जाएगा प्यूरिफिकेशन होने के लिए, इस ब्लड में CO2 की मात्रा ऑक्सीजन के कंपैरिजन ज्यादा होती है, तो CO2 हाई कंसंट्रेशन टू लंग्स में मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई टू लो को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं?
वही जब आप इंस्पायरेशन करोगे तो लंग्स में ज्यादा कौन होगा? ऑक्सीजन। ज्यादा कौन होगा? और ब्लड में कम कौन था? ऑक्सीजन। ब्लड में कम कौन था? तो ऑक्सीजन भी हाई कंसंट्रेशन टू, तो दोनों गैस में क्या हुआ? CO2 हाई टू लो, ऑक्सीजन भी हाई टू, और दोनों को क्या कहते हैं? तो कभी कभी पूछते हैं कि O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है वो कौन से मैकेनिज्म के द्वारा होता है? डिफ्यूजन। क्या लिखोगे? डिफ्यूजन। सिंपली व्हेन एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 इन लंग्स, बाय व्हिच मैकेनिज्म? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब क्या था? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक बार सुनिएगा कैसे ये आपका ब्लड फ्लो ट्रबल करता है। आपको मैंने शुरू में ब्लड वेसल्स पढ़ाया, उसमें आर्टरीज हमने पढ़ी। इस इमेज को देखोगे तो राइट साइड जो आपका हार्ट है हमेशा अशुद्ध रक्त को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको? और लेफ्ट साइड का हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड का हार्ट किसको कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड। मतलब जब भी आपके बॉडी में अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आएगा या लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आएगा तो ब्लड एंटर कहां करेगा बच्चों? राइट एट्रियम का काम क्या है? अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को रिसीव करना। वो ब्लड कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिसीव्ड बाय द सुपीरियर वेना cava, by the inferior vena cava into the right atrium. From the right atrium blood enter into the right ventricle through the tricuspid wall. Blood from the right atrium enter into the right ventricle through the tricuspid wall. From the right ventricle blood enter into the pulmonary artery through the pulmonary wall. Through the pulmonary, और pulmonary artery carry blood into the lungs for purification. For purification. अब जैसे आप लंग्स में पहुंच गए और लंग्स में मैंने कहा था कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन वाला मैकेनिज्म चलेगा, तो इस ब्लड में ज्यादा कौन था? CO2। कौन ज्यादा था? और लंग्स में कम कौन था? CO2। तो ये हाई कंसंट्रेशन से किधर चलेगा? लो कंसंट्रेशन। जब इंस्पायरेशन किया तो लंग्स में ज्यादा कौन था? ऑक्सीजन। कौन था? और ऑक्सीजन कहां चला गया? लो कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड में। तो आपका ब्लड क्या हो गया? प्यूरिफाइड। क्या हो गया? अब लंग से जब ब्लड प्यूरिफाइड होकर के बाहर निकलता है, उस ब्लड को कैरी करने का काम करता है पल्मोनरी। ईच लंग से दो वेन आएगा, दो राइट लंग से दो, और ये पल्मोनरी वेन ब्लड को कहां डिलीवर करेगा? अब एक एग्जाम MCQ बनेगा, विच इज द वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एग्जाम का MCQ कि कौन सा वेन आपकी बॉडी में? वेन आर रिस्पॉन्सिबल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बाकी पूरी बॉडी में वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको करता है? देखिए मैं एडिशनल जो भी आपको डाटा बताता हूं, नोटबुक के ऊपर जगह होती है, रेड लाइन से ऊपर खाली एरिया है, वहां नोट कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम में आने वाला MCQ है। तो कौन सी वेन है आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? ठीक है, अब ये ब्लड कहां पहुंच गया बच्चों? लेफ्ट एट्रियम। कहां पहुंच गया? अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, यस और नो? अब लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल के द्वारा ब्लड कहां पहुंच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वॉल के द्वारा ब्लड कहां पहुंच गया? और आयोटा में हमने ब्रांचेस पढ़ा, असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग, थोरेसिक, एब्डोमिनल। इन्होंने फर्दर आर्टरीज को ब्लड दे दिया, उन्होंने कैपिलरी को ब्लड दे दिया, कैपिलरीज ने ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर दिया, वहां से फिर वेन्यूज ने कलेक्ट किया, वेन ने लिया, वेन ने लाके सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा को दिया, उसने वापस कहां डाल दिया? राइट एट्रियम। तो हार्ट जो है काम जब भी करता है लंग्स की मदद से करता है। आपकी बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन कितने? हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन। 5 में से एक भी खराब होता ना तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट, लिवर। तो हाउ मेनी वाइटल ऑर्गन वी हैव? 5 वाइटल ऑर्गन अपनी बॉडी में होता है, और इन वाइटल ऑर्गन का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। हार्ट का काम है ब्लड को रिसीव करना, लंग से फिल्टर करवाना, वापस आके बॉडी में भेज देना। तो ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट में सिंपली याद रखना कि सुपीरियर वेना कावा कैरी करता अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को, इंफीरियर वेना कावा कैरी करता लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड को लाके कहां पुट करते? राइट। राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा किसको देता? राइट। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल के द्वारा किसको देता? पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड किसको दिया? लंग्स ने ब्लड को क्या किया? वापस किसको दिया? पल्मोनरी। वेन ने किसको दिया? लेफ्ट एट्रियम ने कौन से वॉल के द्वारा किसको दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने कौन से वॉल के द्वारा किसको दिया? दैट इज अ ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट। आया समझ में? राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग प्लीज राइट फास्ट। डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों। लिख लिया सभी ने? बैक साइड वाले बच्चे? हाँ, वेरी गुड। नाउ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होता है? कौन करता है? हाँ बेटा, क्या बोलो बच्चा? डिफ्यूजन वाला ना? हाँ, अब लंग्स में ऑक्सीजन कहां से आएगा? नोज और माउथ के थ्रू। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगा, तो लंग्स में ज्यादा था हाई, ब्लड में एंटर किया तो लो, तो ऑक्सीजन भी हाई टू लो गया, और आपका CO2 भी हाई टू लो। तो दोनों में क्या हो रहा है? एक ही मैकेनिज्म काम कर रहा है, दैट वी कैन से डिफ्यूजन। ठीक है? ब्लड सप्लाई की बात करें तो सबसे मजेदार MCQ आता है, व्हेन योर हार्ट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन योर हार्ट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ऑप्शन ए, आपका हार्ट को ब्लड सप्लाई कब करता है? ऑप्शन ए, ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब? ऑप्शन सी, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस।
डायस्टोल ड्यूरिंग, हाँ ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं सिस्टोल। देखिए जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ब्लड किसमें जाता है, अयोटा में। किसमें जाता है? और हमें असेंडिंग अयोटा से ब्लड मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड इज इनटू द अयोटा। बट जब हार्ट रिलैक्स होगा तब अयोटा से कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कैरोटिड, अरे कोरोनरी आर्टरी। पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड अयोटा में गया, इस मूवमेंट को कहा सिस्टोल। फिर हार्ट रिलैक्स हुआ, तब अयोटा से ब्लड कहां पहुंचा है, हार्ट को। तो कौन से इवेंट पे पहुंचा, ड्यूरिंग डायस्टोल। कौन से इवेंट पे पहुंचा, जैसे मैं यहां पर मेंशन किया, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू बनता है। बाय कोरोनरी आर्टरी 5% टू 50 ml arising from the ascending aorta, coronary artery receive blood during diastole because this is when the heart is relaxed। बच्चे तुरंत लिख देते हैं सिस्टोल। आज के बाद जब भी पूछेंगे कि आपके हार्ट को ब्लड कब मिलता है, आप चाहो तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके ऊपर 3 स्टार लगा देना बेटा। कोरोनरी आर्टरी रिसीव ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। It's over everyone. Coronary artery receive blood during diastole because this is when the heart is relaxed। अब हम कैरी करते हैं हार्ट की ब्लड सप्लाई। ओके फाइन, टेल मी व्हिच आयोटा रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। कौन सा आयोटा हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है? वेरी गुड, असेंडिंग आयोटा। कौन सा आयोटा बच्चों? दैट इज योर असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा की लेंथ क्या थी? आयोटा का फर्स्ट पार्ट कौन था? असेंडिंग आयोटा। जैसे ही आपका ब्लड हार्ट से असेंडिंग आयोटा में एंटर करता है, असेंडिंग आयोटा में एंटर करता है तो पहले दो ब्रांच निकलती है बच्चों, एक होगा राइट कोरोनरी और एक होगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। टोटल कार्डिक आउटपुट जो होता है ना हार्ट का, टोटल कार्डिक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप होने वाला ब्लड वॉल्यूम, the volume ejected in a systemic circulation in a minute is called cardiac output, is called cardiac। तो टोटल कार्डिक आउटपुट एक अडल्ट का देखा जाए 4500 टू 5000 ml होता है, 4500 टू 5000 ml पर मिनट। पर इस टोटल कार्डिक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड जो है वो किडनी को जाता है और किडनी के बाद लिवर को जाता है। किसको जाता है? अराउंड 20% या 25% किडनी को चला जाता है, 15% से ज्यादा लिवर को चला जाता है, बट अपने हार्ट को खुद के लिए 5% चाहिए। कितना चाहिए? तो 5% ब्लड जो होता है 5% पर मिनट, दैट मींस 250 ml पर मिनट, ये ब्लड आपके हार्ट को कार्डिक आउटपुट से सप्लाई होता है। तो आपसे एग्जाम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टोटल कार्डिक आउटपुट का कितना परसेंट? 5% पर मिनट ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट, 250 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट, ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट। तो एमसीक्यू यहां पर बनेंगे कि कितना ब्लड आपका हार्ट खुद ही ले लेता है, 5%। कितना परसेंट? और 5% को हम जोड़ते हैं 4500 से 5000 ml में, तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा? 250 में। कितना आएगा? 250। अब क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी फर्दर ब्लड सप्लाई करता है और जो फर्दर ब्रांच होता है उसका नाम होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। राइट कोरोनरी ने पहले ब्लड लिया, राइट कोरोनरी ने ब्लड लेके फर्दर किसको दे दिया? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये फर्दर ब्लड को आगे पहुंचाएगा, दैट वी कैन से राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, ये हार्ट के राइट साइड को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के राइट साइड की हम बात करें तो दैट विल बी सप्लाई राइट एट्रियम, दैट विल बी सप्लाई राइट वेंट्रिकल, दैट विल बी सप्लाई एसए नोड, या दैट विल बी फॉर एबी नोड, और वी कैन से दैट विल बी सप्लाई फॉर इंफीरियर वॉल। हार्ट का जो है इंफीरियर वॉल, WALL, यहां पर ब्लड सप्लाई करने का काम राइट कोरोनरी आर्टरी का होता है। किसका होता है? राइट कोरोनरी। फिर से समझिएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड को कैरी करता है वो ब्लड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को मिलता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी राइट मार्जिनल को ब्लड देती है। अब राइट मार्जिनल जो है ये ले जाके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इवन एसए नोड, क्योंकि एसए नोड किधर था? सुपीरियर वेना कावा के राइट साइड, एबी नोड भी किधर था? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे राइट साइड में था, है ना। और ऑलमोस्ट हार्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं इंफीरियर, ऊपर को क्या कहते हैं? सुपीरियर। इंफीरियर वॉल तक ब्लड कहां से जाएगा? राइट कोरोनरी। और मैं आपको बता दूं, यदि राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो कंडक्शन सिस्टम काम करना, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम कौन चला रहा है? राइट कोरोनरी। कौन चला रहा है? राइट कोरोनरी। तो राइट कोरोनरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, राइट मार्जिनल, ब्लड सप्लाई टू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एबी नोड, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट। तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन हार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर कंडक्शन सिस्टम ट्रैवल करता है, उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा बच्चों, आपने एमआई सुना होगा, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और सिंपल भाषा में कह सकते हैं हार्ट, और आजकल तो ज्यादा ही कह सकते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप में बड़े अच्छे थे, सुख दुख के साथी, परिस्थिति में साथ देने वाले, हार्ट अटैक की वजह से चले गए।
बड़ी सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोविड के बाद आपने ज्यादा ही देखा होगा, कभी उन्होंने उनके लिए पोस्ट नहीं लिखी होगी, बट जैसे भगवान जी बुला लेते कि आपका टाइम हो गया तो एक बड़ा सा फोटो पोस्ट लिखते हैं। फिर डॉक्टर कभी कभी कहता है कि इसको इंफीरियर वाला एमआई था, इसको सेप्टल वाला एमआई था, इसको लेटरल वाला एमआई था, इसको एंटीरियर वाला एमआई था। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा वॉल? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब है डैमेज ऑफ द सेल और टिश्यू ऑफ द मायोकार्डियल मसल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ड्यू टू ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो सेल और टिश्यू डाई होंगे। अब वो सेल और टिश्यू हार्ट में डाई कहां हुए उसको पता लगाने के लिए ईसीजी करते हैं। क्या करते हैं? और ऑब्स्ट्रक्शन कहां हुआ है उसको पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं? दैट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाना एंजियोग्राफी करो, एमआई का पता लगाना ईसीजी करो। ईसीजी का काम है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एमआई, कार्डियक कैथेटराइजेशन का काम है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। आया समझ में? फिर ईसीजी से पता चलता है कि कौन से वॉल में हार्ट अटैक आया, कौन से वॉल में। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, आगे जब मैं आपको हार्ट अटैक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया, यू कैन सी एवरीवन, ये ब्लड सप्लाई मैंने मेंशन किया है। सपोज आपके पोस्टीरियर डिसेंडिंग या राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, यहां पर एक ब्लॉकेज हुआ, ये ब्लॉकेज शुरू से कम था, धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, तो आपकी फर्दर ब्लड सप्लाई क्या हुआ? बंद हो गया। और मेनली ब्लड सप्लाई बंद कहां का हुआ? तो एग्जाम में पूछते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज कैन कॉज व्हिच टाइप ऑफ एमआई? क्या लिखोगे? इंफीरियर वाला एमआई। क्या लिखोगे? यदि आपसे कहें कि पेशेंट के राइट कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कौन सा पार्ट हार्ट का काम करना बंद कर देगा, तो आप क्या लिखोगे? इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। क्या लिखोगे? तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज कैन कॉज ऑप्शन ए इंफीरियर वाला एमआई, ऑप्शन बी पोस्टीरियर वाला एमआई, ऑप्शन सी सेप्टल, ऑप्शन डी एंटीरियर। तो आपको आंसर क्या लिखना है? ये सब शॉर्टकट बता रहा हूं, हार्ट अटैक पढ़ाऊंगा पूरा मैकेनिज्म पढ़े तो राइट साइड की ब्लड सप्लाई आपको समझ में आ गई, और राइट साइड में कहीं पर भी ब्लॉकेज होता है तो कौन सा एमआई होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? अब हम चलते हैं बच्चों लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड की जो आर्टरी राइट की कंपैरिजन थोड़ा ब्रॉड होता है, लॉन्ग भी होता है, और इसकी दो ब्रांच होती है, दैट यू कैन सी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है फर्दर दो ब्रांच होती है, एक का नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फिर ये ब्लड आगे देता है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। राइट साइड में राइट कोरोनरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, राइट मार्जिनल और इंफीरियर वॉल। बट लेफ्ट कोरोनरी की कितनी ब्रांच है? आप याद करिएगा, मैंने आपको आर्च ऑफ अयोर्टा पढ़ाया था। राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक बताया था, लेफ्ट साइड में दो ब्रांच बताया था, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, रिमेंबर? अब हार्ट की ब्लड सप्लाई को आप देखोगे तो लेफ्ट वाली जो आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसके फर्दर दो ब्रांच है, एक का नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसने आगे ब्लड दिया लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, और इसने आगे ब्लड दे दिया दो जगह। या मार्जिनल आर्टरी ने एक तो ब्लड दिया लेटरल वॉल ऑफ हार्ट, और एक दिया पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट। याद रखिएगा लंबर पंचर, एल से लेटरल, पी से पोस्टीरियर, एल से लेटरल, पी से पोस्टीरियर, लंबर पंचर। लेटरल वॉल का मतलब हार्ट का लेटरल पोर्शन ऑलमोस्ट, और हार्ट का पीछे का पोर्शन। यहां पर ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। कौन दे रहा है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। यहां तक आप समझिएगा। यदि पेशेंट का लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को ब्लड दे रहा है, लेफ्ट मार्जिनल हार्ट के दो वॉल को ब्लड दे रहा है, लेटरल वॉल को भी दे रहा है, पोस्टीरियर वॉल को भी दे रहा है, और यदि इस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो पेशेंट को लेटरल और पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा, लेटरल और पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा। हम एमआई का मतलब ये तो जानते हैं हार्ट अटैक, बट एमआई भी अलग अलग वॉल्स में होता है, अलग अलग आर्टरी रिस्पांसिबल होती है, और उस आर्टरी का ही हमें बाईपास करना पड़ता है, उस आर्टरी का ही हमें दैट वी कैन से प्लास्टिक करना पड़ता है, लाइक बलून प्लास्टिक और स्टंट दोनों यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकेज का है। यदि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो कहां का ब्लड नहीं जाएगा? लेटरल वॉल में नहीं जाएगा, पोस्टीरियर वॉल में नहीं जाएगा, तो कौन सा एमआई होगा? लेटरल वॉल एमआई। और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हम हार्ट अटैक पढ़ते ही एकदम पकड़ लेंगे कहां एमआई हुआ। मैं इसी में भी आपको बता दूंगा कि कौन सी लीड में एसटी एलिवेशन होगा, टी इन्वर्टेड होगा, तो आपको पता चलेगा हार्ट के कौन से वॉल में एमआई हुआ। देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि राइट कॉर्नर में ब्लड किसको दिया? लेफ्ट कॉर्नर की दो ब्रांच बनी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, दो जगह ब्लड दिया, लेटरल वॉल और ओके फाइन। अब नेक्स्ट जो है आगे की ओर एक दूसरी ब्रांच बच गई, वो आगे की ओर आएगा, उसको कहते हैं एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर। नीचे की ओर आ रहा तो डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर आगे की ओर है, नीचे की ओर आ रहा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये ब्लड देता है लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। और ये आगे जो है दो जगह ब्लड सप्लाई करेगा, एक तो करेगा एंटीरियर वॉल को और एक करेगा सेप्टल वॉल को आगे। और सेप्टम का मतलब हार्ट की जो एट्रियो वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एट्रियल सेप्टम है, तो सेप्टल वॉल को ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट डायगोनल आर्टरी, एंटीरियर और सेप्टल वॉल ब्लड सप्लाई। अब राइट साइड में तो अकेला ब्रांच था राइट कॉर्नरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के दो ब्रांच बन गए, एक था लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, एक था एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स ने क्या किया? साइड में और पीछे लेटरल और पोस्टीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई किया। नेक्स्ट बची हुई ब्रांच तो हार्ट के आगे से आ रहा था, तो हमने कहा एंटीरियर, नीचे आया था डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ने हार्ट में दो जगह एंटीरियर पोर्शन को और सेप्टम को ब्लड सप्लाई किया, एंटीरियर और सेप्टम को ब्लड सप्लाई किया। अब यदि आपसे कोई ऐसा पूछे
कि एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो कौन सा वॉल एमआई होगा? सेप्टल और एंटीरियर। आ रहा समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बता देता हूं जो एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आपसे पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एमआई, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एमआई, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना होती है और हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, वो आपकी आर्टरी होगी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कौन सा होगा? मैंने बहुत सारी आर्टरीज आपको बताई, इसमें ये अकेली आर्टरी है जब सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना होती है और जिसे एंटीरियर वॉल एमआई होता है, पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई होता है। तो दिस इज योर ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। कुछ कुछ समझ में आया? मेनली याद रखना है कौन सा आयोटा हार्ट को ब्लड देता है? असेंडिंग। कौन सा आयोटा हार्ट को ब्लड देता है? कौन सी मेनली कौन सी आर्टरी? कोरोनरी। मेनली कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाता है? कोरोनरी की कितनी ब्रांच है? राइट कोरोनरी और राइट कोरोनरी फर्दर किसको देता है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। वो किसको देता है? राइट। और राइट मार्जिनल राइट साइड हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, एवी नोड और इंफीरियर वॉल। क्लियर? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के दो ब्रांच है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स किसको देता है? लेफ्ट मार्जिनल। और मार्जिनल कहां ले जाता है? लेटरल और पोस्टीरियर। बची हुई आगे से आती है एक ब्रांच एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो किसको देता है? लेफ्ट डायगोनल। फिर कहां देता है? सेप्टल और एंटीरियर, है ना? अब जब भी मैं आपको एमआई पढ़ाऊंगा तो सीधा पूछूंगा राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ पेशेंट को, कई बार आपने सुना नहीं कितने ब्लॉकेज है? ये हार्ट अटैक आया तो ब्लॉकेज कितने निकले? तो हम कहते हैं एक ब्लॉकेज, दो ब्लॉकेज, तीन, चार, पांच, फिर कोलेटरल ब्रांचेस में आ जाता है। आप पूछा ब्लॉकेज कहां था? थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग जीएनएम या पोस्ट बीसी करने के बाद अच्छा बता ब्लॉकेज कहां था? तो हम कहेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी में। अच्छा कौन सा वॉल एमआई हुआ होगा? इंफीरियर वॉल। ज्यादातर बच्चे इतना ज्यादा हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के बाद में ज्यादा कोई पीछे पड़ गया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल देगा, है ना? बट हार्ट अटैक में जब एंजियोग्राफी की सीडी आपको देते हैं ना तो डॉक्टर दिखाता है ये ब्लॉकेज, तो कम से कम वी आर नर्सिंग प्रोफेशनल। और मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपने देखा मेरे फादर का रिसेंटली सर्जरी करवाया एंड जैसे ही फादर को मैंने जोधपुर में एक हॉस्पिटल में दिखाया और मुझे पता चला 5 ब्लॉकेज है एंड डॉक्टर कॉल मी, आई वेंट देयर। तो सबसे पहले मैंने सीडी देखा और सीडी में मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की कि कितना परसेंट चांस आगे का है रिस्क लेने का। तो ऑलमोस्ट राइट कोरोनरी आर्टरी जो थी 91% ब्लॉकेज और 0.9% थोड़ा थोड़ा ब्लड जरा था और उससे हार्ट काम करने की कोशिश करा। तो लेफ्ट साइड में देखा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में 100% ब्लॉकेज, मतलब ऑलमोस्ट लेटरल और पोस्टीरियर तो जाने वाला था। तो ब्लॉकेज दिखा रहा है, ब्लड ऐसे फ्लो होता है तो ब्लॉकेज वाला एरिया श्रिंकन डाउन दिखता है, फैट और लिपिड डिपोजिशन होता है। देन आई एनालिसिस किया, अब कोई चांस नहीं है, यदि ज्यादा वेट किया तो टिकट कट सकता है, बेस्ट है कि तुरंत बाईपास करवाओ। एंड उसी दूसरे दिन आई वेंट टू अहमदाबाद एंड डूइंग 5 बाईपास सर्जरी। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर ब्लॉकेज नहीं है तो भी बोलेगा ब्लॉकेज है, अंदर जाके किसने देखा कितनी ग्राफ्ट लगी, है ना? वो बोलेगा 5 ग्राफ्ट, 1 ग्राफ्ट 1 लाख, 5 ग्राफ्ट 5 लाख, है ना? तो हमें भी पता होना चाहिए। वो एक फोटो भी बनाते हैं रिपोर्ट में और वहां लिखते हैं इतना इतना परसेंटेज ब्लॉकेज है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल सीधा सीडी लगाओ कंप्यूटर में, आराम से बैठ के देखो आपका हार्ट कैसे काम करता है एंड यू कैन डिटेक्ट। जिधर ब्लॉकेज तो क्लिक हो जाना चाहिए कौन सा पार्ट डैमेज होने वाला है। और राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो खेल और खराब हो सकता है क्योंकि कंडक्शन सिस्टम चल रहा है। कौन चल रहा है? कंडक्शन सिस्टम चल रहा है। तो आपको याद रखना बच्चों, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं 5% 250 ml पर मिनट टोटल कार्डिक आउटपुट, असेंडिंग आयोटा, कोरोनरी आर्टरी। आगे जब मैं एमआई पढ़ाऊंगा ना, एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कॉज होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन होगा? तो जब भी पेशेंट को इस कोरोनरी आर्टरी में फैट और लिपिड का डिपोजिशन होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है? ओके फाइन, आगे चले। लिखना लिखिए, होगा आप बड़े मास्टर हो, नहीं लिखा तो तुरंत लिख लिया, आगे चलते। ओवर जैसे मैंने मेंशन किया कि राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, कंडक्शन सिस्टम। लेफ्ट थोड़ा लार्जर होता है राइट के कंपैरिजन, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी स्ट्रोक वॉल्यूम। लिखना है अभी, वो ग्राफ ना है वो या ये वाला? हाँ लिख लो। फंडामेंटल में सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी रिसेंटली? वाइटल, नर्सिंग प्रोसेस हो गया। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट में लिटिल बिट डिफरेंशिएशन है। जैसे मैंने मेंशन किया कि इमेज आपके सामने, लेफ्ट एट्रियम कांटेक्ट होता है तो ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे बड़ा चेंबर कौन सा है ज्यादा प्रेशर वाला? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट हुआ, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट हुआ और ब्लड कहां इजेक्ट हुआ? aorta में। when the left ventricle is contracted, blood is ejected into the aorta per beat, not per minute। पर एक बार आपका हार्ट बीट किया और जो ब्लड इजेक्ट हुआ इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, इज कॉल्ड
जैसे एक बार आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बीट कांटेक्ट हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में जो ब्लड एंटर किया उस ब्लड को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर बीट। क्योंकि फर्क क्या है? पर बीट पूछेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम, पर मिनट पूछेंगे तो कार्डिक आउटपुट, पर मिनट पूछेंगे तो जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद में जो अमाउंट ऑफ ब्लड आर इजेक्टेड इनटू द आयोटा दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों? जो अराउंड 70 to 130 ml पर बीट होता है। एग्जाम में सिंगल वैल्यू पूछे तो 70 ml लिखना बच्चों। डायरेक्टली कोई आपको पूछे ना कि व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 70 ml मेंशन करना है। 70 ml इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। 130 में इसलिए लिखा है जैसे आप क्लास में जब आते हो ना तो पहले स्टेयर से लास्ट स्टेयर पे जब आप चढ़ जाते हो तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो उस समय आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है। जब आप रनिंग करते हो तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मैक्सिमम रेंज हम कंसीडर करते हैं 130। कितना करते हैं? बट मिनिमम 70 है, नॉर्मल भी 70 है। नॉर्मल भी प्लीज राइट डाउन 70 to 130 ml। सिंगल वैल्यू पूछे 70। ये कई जगह से कंफ्यूजन होते हैं। आप एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं मॉन्टॉक टेस्ट। मॉन्टॉक टेस्ट इसको हम पर्किंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसका जब रिजल्ट हम देखते हैं तो रिजल्ट जो है नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं 48 to 72 आवर्स और मैक्सिमम पूछे तो 96 आवर्स। अब एग्जामिनर क्या करता है? ए में लिखेगा 24 आवर्स, बी में लिखेगा 48 आवर्स, सी में लिखेगा 72 आवर्स, डी में लिखेगा 96 आवर्स। आपने चारों पर रखे है ना। अब इस सिचुएशन में यूनिवर्सल जो ट्रुथ है थर्ड डे या 72 आवर्स। तो सिंगल वैल्यू जब भी पूछेंगे तो आप आंसर क्या लिखोगे? 72 आवर्स। तो एग्जामिनर आप पढ़ते 48 to 72 आवर्स, ज्यादातर बुक में आपको यही देखने को मिलेगा है ना। कुछ जो मॉडर्न बुक आ चुकी है उसमें 96 तक कंसीडर करते हैं। तो मिनिमम टू मैक्सिमम में 48 to 96 जा सकते हैं। बट सिंगल वैल्यू पूछेंगे तो 72 आवर्स, कभी-कभी डे पूछते हैं तो क्या लिखो? थर्ड डे। वन डे 24 आवर्स, टू डेज 48 आवर्स, थर्ड डे। तो कभी पूछे ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है या मॉन्टॉक टेस्ट है इसका रिजल्ट कौन से डे देखते हैं, कितने आवर्स के बाद देखते हैं? तो सिंगल वैल्यू जैसे आप लोग पढ़ते हैं ओबीसी में यूट्रस का वेट पढ़ते हैं 50 to 80 ग्राम, एवरेज 52 और हमें याद कितना करना होता है? 60 ग्राम है ना। 60 तो सबने पढ़ रखा है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आती है हम 60 लिखते हैं। बट बुक्स में देखोगे बीसी दत्ता पढ़ो या जो भी पढ़ो 50 to 80 ग्राम, तो ऑप्शन में 50 भी आ गया, 60 भी आ गया, 80 भी आ गया। तो हमें क्या लिखना है? इसलिए कभी भी रट्टू तोता नहीं बनना है। यू नो रट्टू तोता है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 to 130 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 to 130 ml। अब नालायक बच्चों एक बार हार्ट कांटेक्ट होता है तो 70 ml जाता है, ऐसे याद रखना। नहीं तो कभी कोई एग्जामिनर तगड़ा मिला पास में आके खड़ा भी हो गया ना, जैसे एग्जाम में नहीं होता कभी-कभी हमारे एग्जाम के कॉलेज के पेपर होते हैं और जो हमारी कमजोरियां जानता हो, बदमाशी जानता हो और आके चुपचाप पास में खड़ा हो जाएगा, तो हम बार-बार पेपर पढ़ेंगे, बार-बार अंडरलाइन करेंगे, पेपर वाली लाइन को कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। अब वो जाए नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा होता क्या है? इसको कहते हैं थॉट ब्लॉक। आप जैसे अभी नॉर्सेट एग्जाम देने जाते हो और बड़ी तैयारी बड़ी प्रिपरेशन साथ गए और एग्जामिनर ने पहली एमसीक्यू में 47 चला दी, बड़ा एमसीक्यू जो आपने कभी ना पढ़ा ना सुना, फिर ऐसे में पसीना आना शुरू होता है। अब इस वक्त मैं तो गया, थोड़ा और मेरी तो एग्जाम में मिला, दूसरा भी टफ एमसीक्यू डाल दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नंबर 10वां, एक भी राइट नहीं हुआ, 1 से 10 तक सारे गलत। अब दिमाग मल्टीप्लाई कर रहा है। अगला नॉर्सेट 5 महीने बाद, हॉस्टल में रहूंगा 7 into 5, बड़ी मुश्किल से फीस अरेंज किया। तभी किसी बहू को याद होगा कि सास क्या बोलेगी, इतना ही टाइम देके भेजा था। तभी कुछ याद आएगा कि यार नेक्स्ट मंथ में तो शादी का प्लान था, कहीं मना नहीं कर दे। मतलब मल्टीपल चीजें तोड़नी शुरू कर दी। हमने पेपर को तो साइड में कर दिया और ये तो हिसाब किताब लगा रहे हैं। हम वहां हिसाब किताब लगाने नहीं गए, 10वां नहीं आ रहा तो अभी भी 90 बचे हुए और हमें तो चाहिए 75। 90 एमसीक्यू हमारे 11 से अपनी शुरुआत हो सकती है, 12 से हो सकती है, 15 से हो सकती है। शुरुआत होने के बाद जब 4-5 एमसीक्यू आपको आने लगते हैं ना, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है 75, 80, 85 तो भी सिलेक्शन हो सकता है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करो, मिलती है तो छोड़ने का नहीं। वो अपॉर्चुनिटी पहले एमसीक्यू में मिल जाए, 16 में मिले तो 15 एमसीक्यू या तो आपको बिल्कुल बाहर कर देगा और यहां आपको कहेगा नहीं अगला मेरा होगा। जैसे क्रिकेटर कैसे करते हैं, पहले मैच होते थे ना वनडे, तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, तो 5 मिनट बाद एक आवाज आती थी, बॉल गई बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन। हम खुश होते थे। आईपीएल में हर बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही बॉल, देखा आपने? आज से 5 साल पहले रेडियो की कमेंट्री सुनो, थोड़ी जोर से आवाज आती है, कमेंट्री थोड़ा फास्ट बोलता है, बाउंड्री लाइन का नाम आता, हम खुश होते कि सहवाग ने चौका मारा। अब आईपीएल में पहली बॉल पे छक्का पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उस गेम को इतना प्रैक्टिस कर लिया कि बॉल भी फुटबॉल लग रही है। आपको भी स्टडी को इतना प्रैक्टिस करना है कि कितना भी टफ एमसीक्यू क्यों ना हो, पहले बोलो मुझे तो आंसर आता है। और ये लेवल जब होगा तो आप उसको कैलकुलेट करके कहीं से निचोड़ निकालोगे। तो नेगेटिव सोचोगे, रिजल्ट एंड बहुत बुरा होगा। और अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। क्या बन जाओगे? यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट, है ना। नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो सोच पॉजिटिव रखना है, माइंडसेट क्लियर रखना है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप मानते हैं 3.5-4 लाख का नुकसान हो सकता है, वो सैलरी हमारी मिस हो सकती है, बट शायद हो सके उससे कुछ बेहतर लिखा हो आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी और अच्छी लिखी हो। बनने तो चले थे नर्सिंग ऑफिसर, बन जाओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अभी बीच में देखा होगा फरीदाबाद की गर्ल्स थी लास्ट नॉर्सेट 05 में, और वो बच्ची आई तो थी नॉर्सेट 06 की तैयारी करने, नॉर्सेट 05 में उसका नहीं हुआ और उसने नॉर्सेट 06 से पहले एक ऋषिकेश एम्स का एसएनओ का एग्जाम दिया, वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन गई, है ना। और आई तो थी नर्सिंग ऑफिसर बनने और उससे पहले सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनकर भी एम्स ऋषिकेश में काम कर रही, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो भगवान कब किस मोड पे बुलाएगा किसी को नहीं पता है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन,
पॉजिटिविटी, अच्छी सोच, किसी की बुराई न करने की सोच हमेशा आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है। तो विल यू डू, है ना? तो इस एनर्जी को बनाए रखना है। और हम दिल की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखने का तरीका मैंने कहा था कि यदि आपसे पूछे व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, तो आपका आंसर क्या लिखा? 70। एवरेज पूछे तो 70 to 130। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, आप कौन कौन से फैक्टर स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? यहां पर 1 से 2 एमसीक्यू बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। प्री लोड और आफ्टर लोड वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके फाइन। स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहले प्री लोड एंड डायस्टोलिक प्रेशर। प्री लोड और एंड डायस्टोलिक, एक वर्ड होता है प्री लोड, एक होता है आफ्टर लोड। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। क्या होता है? रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। दैट मींस जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उससे पहले जो वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड प्रीलोड। दैट इज कॉल्ड प्रीलोड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं AK-47 वाला, आपके हाथ में पिस्टल है, चलाई कभी? चलाइए। हाँ, डरा रहे हो आप लोग, है ना? जैसे आपके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल के ट्रिगर पे आपने उंगली रखा, दैट इज प्रीलोड। दैट इज ट्रिगर दबा, आफ्टर लोड। ट्रिगर दबा तो क्या हो गया? मतलब यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होने वाला ही होता है, उस समय जो वॉल्यूम दिख रहा होता है दैट इज अ, और जैसे ही वॉल्यूम चला गया जो आ रहा है दैट इज अ, जैसे मैंने लिखा है प्रीलोड एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बेसिकली इन स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब कांटेक्ट होने से पहले जो भरा हुआ रहता है, दैट इज अ प्रीलोड। मैं इसके दोनों एमसीक्यू कंटिन्यू पुट करूंगा, ध्यान रखना। तो एमसीक्यू फर्स्ट उसमें प्रीलोड पूछ लूंगा, एमसीक्यू सेकंड उसमें आफ्टर लोड पूछ लूंगा, या तो दोनों सही या फिर दोनों रेडी रहना। इसे समझ जाओ। प्रीलोड मैंने कहा एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड स्ट्रेच, बेसिकली द स्ट्रेच। और मैंने यहां भी मेंशन किया है इंक्रीज किस में होता है प्रीलोड? हाइपरवॉल्यूमिया। भाई ब्लड आपकी बॉडी में या वॉल्यूम आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो आपके लंग से आने वाला वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम आएगा, फिर बाइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। रिगर्जिटेशन ऑफ कार्डियक वॉल, फॉर एग्जांपल पेशेंट का रिगर्जिटेशन, स्टीनोसिस का मीनिंग समझिएगा, स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन। स्टीनोसिस को मैंने क्या कहा था बच्चों? नैरोइंग। और रिगर्जिटेशन कहता है बैक फ्लो। बैक फ्लो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका ट्राइकस्पिड वॉल है और इस वॉल में कैल्शियम बिल्ड हो गया, तो वॉल का साइज क्या हो गया? नैरो। वॉल का साइज क्या होगा? नैरो होने की वजह से वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। वॉल नैरो होने की वजह से वॉल पूरा खुलेगा नहीं। जब वॉल पूरा नहीं खुलेगा तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा। सिंपली याद रखने का तरीका, स्टीनोसिस, नैरोइंग, सिकुड़ जाना। जैसे ही आपके वॉल में स्टीनोसिस होगा, दैट मींस योर वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। जब ओपन पूरा नहीं होगा तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पूरा ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा। तो स्टीनोसिस वर्ड आता है तो याद रखना वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। और जब रिगर्जिटेशन की बात आती है, वॉल डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। सपोज राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ तो इस वॉल को बंद होना चाहिए, ये बंद नहीं हुआ तो ब्लड कहां चला जाएगा? वापस। दैट इज अ रिगर्जिटेशन। तो एग्जैक्ट मीनिंग स्टीनोसिस और नैरोइंग होता है वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली। रिगर्जिटेशन ऑफ बैक फ्लो का मतलब होता है वॉल डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। मैंने यहां मेंशन किया है रिगर्जिटेशन ऑफ कार्डियक वॉल। सपोज पेशेंट का आयोटिक वॉल में ब्लड को जाना चाहिए और बैक साइड वाला बाइकस्पिड को क्लोज होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ तो आगे ना जाके ब्लड रिगर्जिटेट हो गया, तो डेफिनेटली ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी, तो मैंने लिखा है कि कौन कौन से फैक्टर है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा, जिसमें मैंने प्रीलोड, और प्रीलोड बढ़ने की जो कॉज है वो हाइपरवॉल्यूमिया, रिगर्जिटेशन ऑफ द कार्डियक वॉल। इसके अलावा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे जा ही नहीं रहा है, तो जा ही नहीं रहा तो ब्लड कहां भर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो दैट इज अ हार्ट फेलियर। ये भी आपको प्रीलोड को बढ़ाता है। प्रीलोड बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका अफेक्ट होगा। देन आफ्टर लोड, after load pressure resistance heart has to overcome the ejected blood. That after load is a squeeze, increase in a hypertension और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इन दोनों का डिफरेंस एक बार फिर से बता रहा हूं, प्रीलोड और आफ्टर लोड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रीलोड में मैंने लिखा था एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होने के बाद क्या भरेगा? ब्लड। क्या भरेगा? और वो ब्लड इजेक्ट होने से पहले का होगा, इजेक्ट होने से, दैट इज अ प्रीलोड, दैट इज अ, और जैसे ही ब्लड आपके इजेक्ट हो गया अब जो बचेगा दैट इज अ आफ्टर लोड। तो प्रीलोड और आफ्टर लोड को याद रखना, ट्रिगर पे हाथ रखना, प्रीलोड, ट्रिगर दबा देना, आफ्टर लोड। ये दोनों ही फैक्टर जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। मैंने लिखा है यहां पर इंक्रीज प्रीलोड करता है हाइपरवॉल्यूमिया, देन रिगर्जिटेशन ऑफ द हार्ट वॉल, देन हार्ट फेलियर। आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज करने का काम होता है हाइपरटेंशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। प्लीज राइट डाउन। जिन बच्चों ने भी रिसेंटली सबने ज्वाइन किया है, ये आपके लिए टाइम ओवर बर्डन तो नहीं हो रहा है? आदत पड़ रही बैठने की? क्यों बच्चों? आप आराम से 4, 4.5, 5 घंटे बैठ पा रहे हो? पक्का? क्यों बच्चों? थोड़ा टाइम के बारे में कुछ कम ज्यादा सोचा जाए? टॉयलेट कर लोगे?
डाइजेस्ट कर लोगे? कुछ बच्चे अभी भी चेहरा झुका के बैठे हुए, क्यों बेटा? टाइम बढ़ाया जाए? हाँ पक्का? कल से क्लास आपकी 2 बजे से बेटा, है ना? कल से जो क्लास होगी, वी आर गोइंग टू प्लान 2 to 7:30, ठीक है? 2 to 5 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और बाकी आज अपने सही से रहेंगे। तो 1 घंटा हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हिम्मत रखिएगा, सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको टाइम देना पड़ेगा। आपसे 2-3 दिन बहुत अच्छे से प्यार किया, माहौल में एडजस्ट हुए, अब थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ो, ठीक है? ये नहीं कि सर 3 घंटे बैठ नहीं पा रहे, पिलो लिया ना घर से, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। नॉट सेट बहुत जल्दी है और मैक्सिमम सिलेबस आपको मिलेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ देने जाओगे। तो पानी की बोतल रख रखना है, 3 घंटे बैठना, ठीक है? और मैंने पहले बोल रखा कि हफ्ते में 1 दिन बड़ी क्लास, उसकी तैयारी भी चल रही है। जिस टीचर को अवेलेबिलिटी मिलेगी ही विल टेक बिग क्लास, ठीक है? तो कल से जैसे बच्चे कह रहे सर हमारा खाना हॉस्टल में आना चाहिए, मैंने बच्चों को कहा था मैं आपको यही बुला लूंगा, है ना? तो अभी आपको 2 बजे तो खाना भी उस हिसाब से करना है, 2 बजे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट तैयारी करते हैं कार्डियक आउटपुट। जैसे आपने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम, नाउ वी आर गोइंग टू सी कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। अभी आपको मैंने 1 बीट पे बताया था कितना एमएल था बच्चों? 70 ml कितना था? और मैक्सिमम 130 ml, मैक्सिमम कितना? 130। अब वही अमाउंट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल की बात करें, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो अमाउंट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। बच्चों ने क्या कमेंट लिखा पता ऑनलाइन? आज तो टॉयलेट कर रहे हैं सर, फिर कल समोसे मंगाएंगे। ये बच्चों का कमेंट में ना, ऑनलाइन वाले बच्चों का कह रहा हूं मैं। वंदना ने लिखा है बड़ी क्लास का मतलब समोसे, आई एम सॉरी, पढ़ा देंगे बेटा ना, है बेटा? पार्टी देखो बेटा, अभी फिलहाल मेरी तरफ से गुड न्यूज़ है नहीं, और गुड न्यूज़ होगी तो बैच स्टार्ट किया। बैच स्टार्ट करने में जो बच्चे हॉस्टल में, तो उनको एडवांटेज कल मिल गया, मिला। बाकी कोई मौका मिलेगा तो जरूर आपको समोसे भी खिलाएंगे। अभी फिलहाल अपने कॉलेज के बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, 3rd ईयर एग्जाम देने गए, एग्जाम सक्सेसफुली होकर आ जाएंगे। अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, 12th का सीबीएसई का आज आ गया है, सीबीएसई में 2-3 बच्चे थे, सब पास हो गए अच्छे नंबर से, आरबीएसई का आ जाए तो सब कुछ अच्छा नेक्स्ट सेशन में चला जाए, तो जरूर आपको समोसे के बारे में सोचेंगे बेटा, है ना? और नॉट सेट का अलॉटमेंट आ जाए, एम्स का, जिनको कौन सा एम्स मिलने वाला है, फिर आपके लिए बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, सेलेक्टेड बच्चों को बुलाते हैं और उस दिन बढ़िया पार्टी करेंगे। कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। हमने कहा एक कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप होता था वो 70 to 130 ml था, और अब मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट का, तो फार्मूला क्या कहता है? कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था बच्चों? 90 या 70 कितना था? और हार्ट रेट कितना है? अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 70 से 72, 5000 30 ml, लगभग 5030 या 40 ml, 40 ना, 5040 या 5030, ये टेंटेटिव अमाउंट है, बट एग्जाम में कितना मानते हैं? 4500 से 5000 ml। जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, फार्मूला याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब एग्जामिनर तो आपको सीधा नहीं पूछेगा, वो आपको हार्ट रेट दे देगा, कभी आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दे देगा, तो आपको काउंट करना होगा। यहां पर इन्होंने सीधा लिखा है कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml है, हार्ट रेट 72 ml है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, दैट इज योर। ठीक है, एवरेज का पूछेंगे तो 4500 से 5000 ml हमें कंसीडर करना। जैसे मैंने एग्जांपल पुट किया है, आप भी पेन को तैयार रखिएगा, काउंट करना होगा आपको। एक पेशेंट आपके सामने, अब मुझे आंसर बताओ फटाफट, मैं चेक करूंगा सभी का। क्वेश्चन को पढ़िएगा, फार्मूला दे रखा है, if your heart rate 70 beats per minute, stroke volume is 70 ml, 7 into 7 कर लिया, बड़ा एक्सपर्ट हो गया। कोई नहीं, ट्यूसडे को देखेंगे बेटा, है ना? if your heart rate is 70 beats per minute, stroke volume 70 ml, तो 70 multiplied by 70 is the cardiac output, around 4900 ml। तो एग्जामिनर या तो आपका ना हार्ट रेट को चेंज करेगा, और हार्ट रेट में 70 से 60 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, बस आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो फार्मूला पूछते हैं कभी-कभी, सीएचओ एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट पूछेंगे, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट, आपको याद रखना है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू। अब इस कार्डियक आउटपुट की जब बात करें, एक फिजिक्स का लॉ यूज होता है, इसके ऊपर 5 स्टार लिखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। स्टार्लिंग लॉ कहता है इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिजल्टिंग इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि पेशेंट के वेंट्रिकल में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम आपके वेंट्रिकल में ज्यादा होगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा। तो एक इमेज भी मैंने पुट किया है, इधर मैंने लिखा लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इस तरफ लिखा स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। तो बीच में जो रेड वाला एरो है, रेड वाला जो एरो है, ये नॉर्मली इंडिकेट करता है कि जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। यदि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यदि आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों का कोरिलेशन है। आपसे पूछेंगे फिजिक्स का कौन सा लॉ जो है वो वर्क करता है, तो आपको लिखना स्टार्लिंग लॉ। क्या लिखोगे? स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट, टू इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। It's over everyone. Okay, fine. Now the next one.
कार्डियक रिजर्व सारे फॉर्मूले में सीखना है, एग्जाम के पर्पस से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं. कार्डियक रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनस मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट. आप ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड लिखा कार्डियक रिजर्व. कार्डियक आउटपुट तो आपने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. कार्डियक रिजर्व का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन पर्सन मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट. सपोज पेशेंट का मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट 7000 ml है. कैसे पता चला? हार्ट रेट से. कैसे पता चला? हार्ट रेट से. एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट, ये तो मैक्सिमम, और जो पेशेंट जब रेस्ट में है तो हार्ट रेट भी आपका नॉर्मल होगा, तो कार्डियक आउटपुट भी आपका नॉर्मल होगा. जैसे मैंने लिखा यहां पर मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, और दोनों निकालने के तरीके में हमें हार्ट रेट पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? हार्ट रेट पता होना चाहिए. मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज कॉल्ड कार्बोनेन मेथड. कार्बोनेन मेथड याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. इस मेथड को हम कहते हैं कार्बोनेन. नोट डाउन करना, इज कॉल्ड कार्बोनेन मेथड. एक एवरेज अडल्ट की हम बात करें, 4 to 5 times greater than the resting value for the healthy person. यदि हम मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो एवरेज पर्सन हैज 4 to 5 टाइम ग्रेटर देन रेस्टिंग वैल्यू ऑफ द हेल्थी पर्सन. जो रेस्टिंग वैल्यू होता है उससे 4 से 5 गुना ज्यादा तक हम मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट कंसीडर करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ बच्चों, अब आपको फाइंड आउट करना है. फार्मूला भी दे रखा है, एग्जांपल मैंने दिया, उसको काउंट करके आप मुझे बताओगे. फार्मूला कहता है मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट. एग्जांपल में लिखा है इफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट 6 लीटर आफ्टर एक्सरसाइज इंक्रीज 21 लीटर, व्हाट इज द कार्डियक रिजर्व. तो मैक्सिमम आपके पास 21 लीटर है, रेस्टिंग 6 लीटर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15. एवरीबॉडी वेरी गुड. ऐसे ही एग्जाम में निकालना बेटा, है ना, वहां फार्मूला लिखा हुआ नहीं होगा. तो द मैक्सिमम माइनस रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व, और कार्बोनेन मेथड भी इसको कहते हैं. और आपको जितने भी टॉपिक्स में कैरी कर रहा हूं, हर टॉपिक में से एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, चाहे कार्डियक रिजर्व हो, कार्डियक आउटपुट हो, स्ट्रोक वॉल्यूम हो, हार्ट के वॉल, चैम्बर, साइज, डायमीटर, है ना, कंडक्शन सिस्टम, सब जगह से आपको एमसीक्यू मिलने वाले. तो यू कैन कैरी प्रॉपर्ली, जहां समझ में नहीं आया तो पूछिएगा. लिख लिया सभी ने? कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक रिजर्व, कार्डियक इंडेक्स. हेमोडायनामिक मेजरमेंट यूज्ड टू हेल्प इवैल्यूएट डिफरेंट फॉर्म ऑफ शॉक. डिफरेंट फॉर्म ऑफ शॉक. शॉक क्या होता है बच्चों? सुना शॉक लगा? कौन सा शॉक लगता है? वो सिर्फ अपने दिमाग और मन में होता है. मुझे शॉक, आप कहते हैं मुझे शॉक लगा, वो क्या सिचुएशन होती है? मुझे सुन के एकदम शॉक लगा, अनएक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन या थिंकिंग. ठीक है, मैं आपको आज बता दूं शॉक क्या होता है. एग्जैक्टली मीनिंग होता है फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू बॉडी ऑर्गन. जैसे बर्न हो गया, बर्न में क्या लॉस होता है? फ्लूइड. क्या लॉस होता है? तो आपका बॉडी सिस्टम उतना फ्लूइड मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक. क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक. डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक होता है. एग्जैक्टली शॉक का मीनिंग होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का फेल होना. सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होने के कई सारे कॉज हो सकते हैं. जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, आप दूसरा पढ़ते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम पढ़ते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, है ना. तो वी हैव मेनी टाइप ऑफ शॉक, बट शॉक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का फेल होना. तो फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जब सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होगा, जैसे किसी को डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया. कम हुआ तो आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक. मैंने कार्डियक इंडेक्स लिखा हेमोडायनामिकली. हेमोडायनामिकली मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ द वाइटल ऑर्गन. हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, लंग्स सारे प्रॉपर काम करें. तो हेमोडायनामिकली मेजरमेंट यूज्ड टू हेल्प इवैल्यूएट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शॉक. फार्मूला कहता है देखिए, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया. आपको याद है पार्कलैंड फार्मूला इन बर्न? टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू वेट इन केजी 4 ml रिंगर लेक्टर. रिमेंबर पार्कलैंड फार्मूला हम पढ़ते हैं, पार्कलैंड फार्मूला फॉर फ्लूइड मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट. तो पार्कलैंड हम पढ़ते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई वेट इन केजी मल्टीप्लाई 4 ml रिंगर लैक्टेट. अब इसमें जितना फ्लूइड आएगा उसमें से हाफ 8 आवर में दे देंगे और बचा हुआ हाफ 16 आवर्स. कुछ कुछ याद आ रहा है? बर्न में हमेशा प्रायोरिटी होती है फ्लूइड मैनेजमेंट, और फ्लूइड मैनेजमेंट की फार्मूला पढ़ते हैं पार्कलैंड फार्मूला, जिसका पर्पस है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना एरिया आपका बॉडी का जला हुआ है, तो आपका वजन कितना है, उसमें 4 ml रिंगर लैक्टेट को मल्टीप्लाई करेंगे. ये टोटल अमाउंट यदि 3000 ml हुआ तो इसमें से 1500 ml पहले 8 आवर्स में दे देंगे और रिमेनिंग 15 आवर्स को 16 आवर्स में दे देते हैं. ये तरीका होता है पार्कलैंड फार्मूला. तो बॉडी सरफेस एरिया यहां पर भी हमें पता करना है जब हमें पेशेंट को कार्डियक इंडेक्स को मेजर करना है. मैं फार्मूला लिखा है कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द बॉडी सरफेस एरिया. आई विल शो यू. देखिए normal range of the cardiac index is 2.5 to 4 liter per minute
per meter square. This is the normal range. Minimum 2.5 to maximum 4 liter per minute. If the patient cardiac output 4.5 liter and body surface area 1.25 meter square. अब यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर निकालना आना पड़ेगा. 1.25 का मीटर स्क्वायर 2.50. If the patient cardiac output 4.5 लीटर, पेशेंट का कार्डिक आउटपुट आपके पास 4.5 लीटर है एंड बॉडी सरफेस एरिया जो है 1.25 मीटर स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई करना 2 से, जो वैल्यू आएगा, कितनी वैल्यू आता निकालिए. फाइंड आउट करिएगा. 4.5 लीटर, बॉडी सरफेस एरिया 1.25 मीटर स्क्वायर. अब 4.5 में आप डिवाइड करिएगा 1.25 मीटर स्क्वायर, क्या वैल्यू आ रही है. Around 3 point something, 3.6, that is 3.6 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर. देखिए नॉर्मली मैंने कहा था 2.5 से 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास 4.5 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड करना है 1.25 मीटर स्क्वायर. जब आप 4.5 को 1.25 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा. 3.6 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर. एक और फॉर्मूला मैंने यूज करने के लिए कहा आपको. एक और एमसीक्यू सॉल्व करिए जरा. थोड़ा सा वेरी किया है, मल्टीप्लाई से डिवाइड करना बच्चों. वन पॉइंट श्योर, दैट इज 1 पॉइंट. द नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास. कल की क्लास का टाइम याद रखिएगा बच्चों.